हेलो, गुड इवनिंग अगेन। कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और इस समय मैं जहाँ से क्लास ले रहा हूँ मेरे पास कोई टीम नहीं है। 5-6 डिवाइसेस मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये 5-1 मिनट की लेट हो जाती है, जबकि मैं टाइम से यहाँ रेडी था। एक बार माइक का बटन ऑन नहीं था। मैं चेक करता रहा क्यों नहीं आवाज़ आ रही, तो देखा माइक का बटन ऑफ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो, सब कुछ ऑल वेल है और हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक सेकंड रुक जाइए बस। और टॉपिक तो हमारा कल स्टार्ट हो ही चुका था। और उस टॉपिक में हमने आपको केवल ये बताया था कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज बैंक एक्सेप्ट करता है, जिसमें से दो सिक्योरिटी जो आपको जरूर देखनी है, ट्रस्ट रिसीट और सप्लाई बिल। इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा और अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो जरूर आप गलत करके आएंगे। ठीक है, तो हमने सिक्योरिटी तो देख ली, लेकिन अब हमने चार्ज करना है। और चार्ज भी कैसे करना है? एज पर लीगल सिस्टम, यानी लॉ में वो फेल ना हो जाए। लॉ में जब आप कोर्ट में जाएं तो जज आपसे ये ना कह दे कि आपने तो सिक्योरिटी को प्रॉपरली चार्ज किया ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है ये हम जेआईबी की बुक से कवर कर रहे हैं। और जेआईबी की बुक में ये टॉपिक दो पार्ट में कवर किया गया। जेआईबी की बुक में टॉपिक दो पार्ट में कवर किया गया है। पहले का नाम है लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्ज। किन तरीकों से सिक्योरिटी को चार्ज किया जाता है, ये बेसिकली आपका इसमें कंटेंट है इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम जो इसमें पढ़ेंगे, देखो दो एस्पेक्ट हो गए। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पहले चैप्टर में पढ़ा क्या क्या हम ले सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ले सकते हैं और उस प्रोसीजर में कौन कौन सी सिक्योरिटी आ सकती है। तो एक चार्ज मोर देन वन सिक्योरिटी पे लग सकता है। मतलब टाइप ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी पे दो तरह का लग सकता है। ठीक है, और जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, इस चैप्टर में हम दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि मूवेबल और इमूवेबल। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो क्या करेंगे, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या करेंगे। अगर आप ऑनेस्टली हमारी क्लास आज ये देखते हैं तो आपने जितनी भी क्लासेस किसी भी चैनल पे देखे होंगे, जरूर आपका एड ऑन होगा। अगर आपने पहले से देख रखी है तो एड ऑन होगा, और अगर नहीं कहीं देख रखी है तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज आप। मैं इन बातों को लीगल पॉइंट से बताऊंगा, आप वहां क्वेश्चन में प्रोसेस भी कर पाएंगे। अगर वहां क्वेश्चन में प्रोसेस भी कर पाए। अब हमने, जब हम पेपर वन पढ़ रहे थे, तो पेपर वन में हमारे पास जो मोड ऑफ चार्जेस थे वो बहुत सारे थे। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे रिवाइज भी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी अच्छा है। आप लोग आंसर पहले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बहुत पॉपुलर होता है लियन। लियन के बाद हाइपोथिकेशन। ठीक है, उसके बाद प्लेज होता है। प्लेज के बाद होता है मॉर्टगेज। ठीक है, फिर होता है राइट ऑफ सेट ऑफ, फिर असाइनमेंट। अब बुक में तो पीपीबी की बुक में असाइनमेंट सबसे पहले दिया, मैंने बाद में लिया। और अप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 चार्ज है। अब आप देखिए इस टॉपिक में बोला भाई भैया मॉर्टगेज की बात कर रहा है वो। क्यों मॉर्टगेज की बात क्यों कर रहा है? बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। और मॉर्टगेज में से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके डिफरेंट, क्योंकि इसमें जो है कॉम्प्लिकेसी बहुत ज्यादा है। और मैंने आपको ये दो बातें और बताई थी जब लास्ट में हमारी क्लास चल रही थी कई चैप्टर में, कि असाइनमेंट एंड मॉर्टगेज, ये दो चार्ज ऐसे हैं। कौन से एक्ट से होते हैं आप बता दो। और बाकी जो चार्जेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होते हैं,
सरफेसी एक्ट। और हाइपोथिकेशन जो होता है वो सरफेसी से हो, सरफेसी मतलब डिफाइन है उसको, ठीक है, उससे पहले कहीं डिफाइन नहीं था। तो क्या बोला आपने, आंसर दिया था? सरफेसी एक्ट। नहीं, सरफेसी से केवल हाइपोथिकेशन है, सरफेसी से केवल हाइपोथिकेशन डिफाइन है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। ठीक है, चलो, तो मॉर्गेज को समझते हैं। और मॉर्गेज जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, 1882 से मतलब क्या, जैसे उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया तो उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट जो था ये था। और बाकी जो दो एक्ट हैं 1872 और 1832 में बन गए थे, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो ये जो है हमें इसमें देखना है। और ये जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे ही मॉर्गेज लगता है और किसी पे मॉर्गेज नहीं लगता। आमतौर पर हम गांव में बोलते हैं मैंने अपनी मोटरसाइकिल मॉर्गेज कर दी, तो मॉर्गेज होता नहीं है बेसिकली। मॉर्गेज को आम भाषा में लोग गिरवी बोलते हैं, तो गिरवी के लिए वो मॉर्गेज शब्द यूज करते हैं कि भैया क्या मॉर्गेज दोगे। लेकिन मॉर्गेज जो है लीगल टर्म में बात करें तो लैंड और बिल्डिंग के लिए है बस। ठीक है, तो जो चार्ज किया जाता है ये मॉर्गेज जो होते हैं 6 काइंड के होते हैं, जो कि डिफाइन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 58। और मैंने 58 क्यों बोला, 58 से 99 तो बहुत सारी डिफाइन है, लेकिन जो चार्ज डिफाइन है मॉर्गेज वाला वो 58 में 6 टाइप का वो है। तो सबसे पहले वो जो है मॉर्गेज को डिफाइन करता है तो 58A में, लेकिन वो जो 6 टाइप है वो BCDEF ऐसे करके करता है। ये देख लीजिए, मैं पहले ही दिखा देता हूं आपको। यहाँ देखिए, जो 6 टाइप की मॉर्गेज हैं, तो 58B में ये है, 58C में ये है, 58D में ये है, और E में ये है, F में ये है, और G में ये। ठीक है, तो क्या बोला हमने, सिंपल मॉर्गेज, दूसरा उसने बोला मॉर्गेज बाई कंडीशन। तो ये टाइप है, और हर टाइप के मॉर्गेज में प्रॉपर्टी के पेपर की डीलिंग, स्टैम्प ड्यूटी, क्रिएशन ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है, यही ऑप्शन देखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मॉर्गेज का मतलब लैंड या किसी लैंड या बिल्डिंग को चार्ज क्रिएट करना। और ये जो 6 टाइप के मॉर्गेज हैं, हर टाइप के एक्टिविटी बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन फिर भी आप वो देखो। अब यहाँ पे क्या बात है, ट्रांसफरर इज कॉल्ड मॉर्गेजर। ट्रांसफरर का मतलब ओनर, जिसके पास जमीन है, और ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको बोलते हैं मॉर्गेजी। एक बात ये हुई। और ये जो प्रॉपर्टी होती है प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए सिक्योर्ड की जाती है, तो इसका मतलब होता है मॉर्गेज मनी। एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड। वो पेपर, इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो पेपर जिससे ये होता है उसको मॉर्गेज डीड बोलते हैं। यानी जहां पर ये सारी कहानी लिखी जाती है उसको मॉर्गेज डीड बोलते हैं। एक पेपर तो होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो कि मालिकाना हक शो करता है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसके इसकी है। लेकिन जो जो पेपर ये डिसाइड करता है कि भाई ये किसको लेना है, वो किसके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मॉर्गेज डीड होता है। अब एक क्वेश्चन कई बार आता है कि दो इंग्रेडिएंट मॉर्गेज के क्या है, तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बाय द मॉर्गेजर, ओनर, लेसर। देखो तीनों शब्द यहाँ लिख दिए। ये बोलता ना मैंने मॉर्गेजर को, ओनर और लेसर भी बोला। ठीक है, तो समझ देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बाय द, मतलब मॉर्गेजर उस प्रॉपर्टी पे किसी और का इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर देता है। क्या, ट्रांसफर शुड बी टू सिक्योर मनी पेड और टू बी पेड बाय वे ऑफ लोन। तो मॉर्गेज करने के लिए कोई फाइनेंशियल जो देनदारी है
उसी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो CIB वाले क्लास ले रहे हैं उन्होंने JIB तो बड़े आराम से कर लिया और कह दिया साहब हमने तो JIB कर लिया, लेकिन ये टॉपिक पता नहीं उन्होंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो आज पढ़ लो, आपका रिटेल का पेपर मॉर्टगेज को एक्सप्लेन करवाएगा जब आप हाउसिंग लोन पढ़ते हैं तो, और कई सारे कार लोन वगैरह में हाइपोथिकेशन वगैरह CC लिमिट वगैरह में इनका रोल है। तो आप लोग भी अटेंटिव होके बैठे। एक बार नाम को बोलते हैं, कौन कौन से हैं थोड़ा याद रहेगा, 2-3 बार बोलेंगे तब आए। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, कंडीशनल, ठीक है। स्यू फ्रक्चुअरी, कई लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, प्रोनाउंस क्या होता है, कई लोग उसको यूस्यू बोलते हैं, कुछ को यूसू बोलते हैं, इसमें यू साइलेंट है। स्यू फ्रक्चुअरी मॉर्गेज। फिर क्या है, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसको हम लोग इक्विटेबल मॉर्गेज जानते हैं और सबसे ज्यादा आप इसी को जानते हैं, तो इतने सारे नहीं सुने आपने। और जो इक्विटेबल मॉर्गेज है वो कौन सी बिल्डिंग पे हो, लैंड पे होता है, या तो वो रेजिडेंशियल हो और या वो कॉमर्शियल हो। अगर लैंड ऐसी है तभी इक्विटेबल मॉर्गेज होता है, अदरवाइज और। अब आखिरी हो गया एनामोलस। एनामोलस का मतलब ये जो 5 दिए है ना, इनके अलावा भी अगर कोई आपकी जमीन को बंधक रख रहा किसी स्टाइल से तो उसको एनामोलस नाम दिया गया, क्योंकि जमीन बंधक रख के लोन पैसा देना बहुत जमाने से चला आ रहा है। राजा भी अपनी जमीन बंधक रख देते थे किसी दूसरे राजा के पास, ठीक है। तो आप सिंपल मॉर्गेज BCDE आप बिल्कुल रखेंगे। देखो इसमें याद करने का तरीका क्या है, वैसे ऐसा पूछता नहीं है। ये जो इधर वाले हैं, कंडीशनल वाला, कंडीशनल सेल वाला C, इंग्लिश मॉर्गेज वाला E, और एनामोलस तो लास्ट में होगा ही होगा। एनामोलस क्या होगा, लास्ट में होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको आप करके देख लीजिएगा। तो अब आते हैं 58B में क्या गला, हम बार बार बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। Without delivering possession of the mortgage property, mortgager bind himself to personally to pay the mortgage money, agrees expressly impliedly that the event of the failing of the according contract, mortgage shall have the right to cause the mortgage property to be sold by decree of court in a suit or proceed of sale of applied for। कहने का मतलब ये होगा कि ऐसा केस जिसमें आप लोन के अगेंस्ट में दे रहे हैं लेकिन आप उसमें मालिकाना हक नहीं दे रहे, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, पोजीशन नहीं कर रहे हैं, पोजीशन में आपके पास ही है और कोई मनी लेने के लिए कर रहे हैं, और वो जो बेचना चाहेगा, मॉर्गेजी को राइट है, अगर आप, उसने बोला हुआ है कि नेसेसरी इन पेमेंट ऑफ द नेसेसरी मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज मनी जितने का लोन दिया है उतना पेमेंट करने के लिए जरूरी होगा, तो वो इस जमीन को बेचने के लिए कोर्ट के थ्रू डिक्री ला सकता है, कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ला सकता है और उसको सेल करके अपना वो पैसा ले सकता है। सिंपल मॉर्गेज के फीचर कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो पहली बात बोली कि ये विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट नहीं बिक पाती, यानी कोर्ट से ऑर्डर लाना ही होगा, ठीक है। और अगर फिर भी अमाउंट रिकवर्ड ना हुआ तो क्या है, मॉर्गेजर कंटिन्यू टू बी पर्सनली लायबल, यानी अगर आपने पूरा पैसा इससे नहीं आया तो व्यक्तिगत रूप से उसकी जिम्मेदारी हो जाती, व्यक्तिगत रूप से उसकी जिम्मेदारी हो जाती। आगे, द मॉर्गेजी हैज नो राइट टू गेट एनी पेमेंट आउट ऑफ द रेंट्स एंड प्रोड्यूस ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। क्या है भाई, वो बेचने से नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन इस बीच में अगर उस प्रॉपर्टी से कोई किराया वगैरह आता है तो उसका राइट नहीं होता मॉर्गेज का, यानी बैंक का कोई राइट नहीं होता उसके रेंट वगैरह में। मॉर्गेजी इज नॉट पुट इन पोजीशन, और क्योंकि वो उसके पोजीशन में भी नहीं है। और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है अगर 100 रुपए से ऊपर का कोई लोन आप दे रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए से।
अब दूसरा आया कंडीशनल सेल वाला। दूसरा क्या आया? कंडीशनल सेल, यानी उसमें कंडीशन है मॉर्गेज में। क्या? बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल ऑफ प्रॉपर्टी द मॉर्गेजर, अब एक ये वर्ड सुनना, ऑस्टेंसिबली सेल। ऑस्टेंसिबली का मतलब दिखावटी सेल, यानी दिखावटी सेल हो गई उसकी। ठीक है, किस कंडीशन में? अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो समझ लो मेरी है ये। ठीक है, और जब आप नहीं देंगे ड्यू डेट में, तो ये ऑस्टेंसिबली, जो ऑस्टेंसिबली सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाती है, पक्की हो जाती है, अगर आप तय समय पर पैसा नहीं देंगे। यानी कंडीशन यही है कि पैसा आप नहीं देंगे तो समझ लो बिक गई। सच पेमेंट बीइंग मेड अ सेल बिकम वाइड, और जैसे ही पैसा दे देगा तो वो सेल खत्म हो गई, यानी वापस उसकी हो गई। ठीक है, सच पेमेंट बीइंग मेड बायर सेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी दो, और जैसे ही पेमेंट होता है तो क्या करेगा? जो बायर है, बायर का मतलब, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये बायर किसको कह रहा है? बायर किसको कह रहा है? बायर जो लोन देते समय प्रॉपर्टी को ले रहा है, वो बायर है। अब वो वापस वो पेपर, वो प्रॉपर्टी सेलर को बेच देगा। सेलर से मतलब यहां बोरोवर है। ठीक है, नो सच ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू ए मॉर्गेज कंडीशन सेल अनलेस द कंडीशन इज एम्बडीड इन द डॉक्यूमेंट विच इफेक्ट। तो जब तक ये सेंटेंस उसमें नहीं लिखा होगा कंडीशनल सेल है, तब तक वो कंडीशनल सेल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और फीचर क्या है? सेल ऑस्टेंसिबल होती है, नॉट रियल होती है, लेकिन अगर पेमेंट नहीं देगा तो एब्सोल्यूट हो जाती है। ठीक है, मॉर्गेजर इन सच केस, और जब वो पेमेंट नहीं देगा तो सारे राइट रिडीम करने के, रिडीम का मतलब होता है वापस लेना, वापस लेने के राइट खो देता है। ठीक है, और द मॉर्गेजी कैन स्यू फॉर फोरक्लोजर। अब मॉर्गेजी कौन है? बैंक है। फोरक्लोजर का मतलब कि भैया आप, फोरक्लोज का मतलब उसका राइट खत्म कराना। तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट पे एप्लीकेशन देगा कि भैया ये मैंने कंडीशनल सेल पे लिया था, इसने जो है मेरा पैसा नहीं दिया, तो वो तो हो गई उसकी, लेकिन एक कोर्ट से एक ऑर्डर और ले आता है, तो उसको बोलते हैं फोरक्लोजर। बट नॉट फॉर सेल द प्रॉपर्टी। वो फोरक्लोजर के लिए तो कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी की सेल के लिए स्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेल तो पहले से ही है, सेल तो पहले से ही है, सेल के लिए कोई वो नहीं करा। फोरक्लोजर के लिए भाई ये डील बंद करो आप। फोरक्लोजर मीन्स द लॉस ऑफ द राइट purchased by the mortgager to redeem the, जो उसका एक अपना हक था कि भाई मैं पैसा देने पे वापस ले लूंगा, पैसा नहीं दिया उसने, तो अब उसका हक खत्म करवाना होता है, उसको बोलते हैं फोरक्लोजर। या आप ऐसे कह दीजिए, कोई भी ऐसा राइट जो कोई किसी प्रॉपर्टी पे रखता है, उसको उस राइट से हटा देना, लॉ के। और ये जो हम लोग जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं, इसके लिए ये 30 ईयर का होता है। यानी जो बैंक लोन देता है, या किसी का कोई डिस्प्यूट है, किसी ने कब्जा रखी है मान लिया, तो वो कब्जा तो रखी है उसने, लेकिन उसका असली मालिक बनने के लिए उसे कोर्ट से फोरक्लोजर लेना होता है कि उसका राइट कैंसिल कर, क्योंकि वो वापस ले सकता है। तो वहां पे 30 ईयर का लॉ होता है। देयर इज नो पर्सनल कोवेनेंट फॉर रिपेमेंट ऑफ द डेट, देयरफॉर बैंकर डू नॉट प्रिफर दिस टाइप ऑफ। तो इसमें क्या है, देखना सुनना है कि ऊपर सिंपल मॉर्गेज में कहा था कि अगर पूरा पैसा नहीं आ पाएगा उसकी सेल से तो तुमसे लेंगे। कंडीशनल सेल में ऐसा नहीं है, पर्सनल कोवेनेंट नहीं होती है उसकी, कोई पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भैया जमीन तुमने ले ली, ठीक है, और लेने के बाद अगर आपका पैसा वसूल नहीं होता हमें नहीं पता। ठीक है, अब आता है डी, स्यूफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज। स्यूफ्रुक्चुअरी में क्या होता है देखो, मॉर्गेज
पोजीशन को भी दे देता है, जो बोरोवर है वो पोजीशन भी देगा, बाई इम्प्लीकेशन बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज, या देता है या अपने आप को प्रॉमिस करता है कि भाई मैं ये आपको दे दूंगा। ऑथोराइज करता है मॉर्गेज को, जब तक पोजीशन रखो जब तक मेरा पैसा वापस नहीं है। जैसे हम लोगों ने क्या करा, कुछ पैसे देने थे नहीं दे पाए, तो हमने अपनी मोटरसाइकिल उसको दे दी, भैया जब तक मैं नहीं दूंगा कर लेना, ठीक है। एंड टू रिसीव द रेंट एंड प्रॉफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ सच रेंट। अब देखो यहाँ पे, जब भैया उसने पोजीशन दे दिया, तो पोजीशन दे दिया तो उसका मजा भी तो वही लेगा, मोटरसाइकिल रखा है वो मोटरसाइकिल सजा के तो रखेगा नहीं, चलाएगा ना। तो ऐसे ही जब आपने पोजीशन दे दिया तो उस बिल्डिंग से होने वाले रेंट प्रॉफिट का बैंक हकदार होता है। टू एप्रोप्रिएट द सेम इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, भाई ब्याज नहीं मिला कोई बात नहीं, ब्याज की जगह ये हो रहा। इन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, जो पैसा प्रिंसिपल नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, हम इससे ले लेंगे। और पार्टली ल्यू इन द इंटरेस्ट, और पार्टली यानी कुछ इंटरेस्ट और कुछ, कोई भी देनदारी है बोरोवर की वो इससे हो जाती है, ठीक है। इसेंशियल फीचर में क्या होता है, पहली बात तो है पुट इन पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज, यानी बैंक के पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। और बाय पोजीशन इट इज मीन द लीगल पोजीशन होता है, ऐसा नहीं गुंडागर्दी वाला। ये फिजिकल पोजीशन से मतलब नहीं है, मतलब फिजिकल पोजीशन मतलब नहीं, वो उसका पूरा राइट वाइट सब कुछ है, लीगल राइट है। फिजिकल पोजीशन तो गुंडागर्दी से भी हो सकता है। और इन मॉर्गेज में कंटिन्यू टू एंजॉय फिजिकल पोजीशन एज द लेजी ऑफ द मॉर्गेज एंड द मॉर्गेजर में भी केयर टेकर। तो कभी कभी क्या होता है, एज ए केयर टेकर भी पोजीशन हो जाता है कि भाई तब तक हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, केयर टेकर की तरह वो पोजीशन में है उसके। हाउएवर द डीड मस्ट कंटेन द क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉर्गेज, जब वो ऑथराइजिंग हिम टू रिटेन सच पोजीशन। तो ये बोलना है कि जो डीड बनाई जाती है उसमें ये क्लॉज होता है कि फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेज, उसमें क्लॉज है कि मैंने ये प्रॉपर्टी इनको दे रखी, यानी बैंक को दे रखी। द मॉर्गेज हैज राइट टू रिसीव रेंट, जो भी है वो पेमेंट के लिए अप्रोप्रिएट कर सकता है। अनलेस देयर इज पर्सनल कोवेनेंट फॉर रिपेमेंट देयर इज नो बट। अब क्या बोला कि या तो वो एक पर्सनल कोवेनेंट क्लॉज लिखवाए उसमें, अगर वो मॉर्गेज में लिखवाएगा तो ही पर्सनल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देयरफॉर मॉर्गेज कैन नॉट sue द मॉर्गेज फॉर रिपेमेंट ऑफ मॉर्गेज डेट नॉर कैन sue द। तो उसमें कहता है कि जब तक भैया उसमें क्लॉज नहीं है तो ले ही नहीं सकता, ना ही उसके अगेंस्ट केस में कोर्ट में जा सकता। देयर इज नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड मॉर्गेज रिमेन पोजीशन इन द प्रॉपर्टी अंटिल द डेट इज रिपेड। और इसमें कोई भी टाइम का जिक्र नहीं है, जब मेरा पैसा आ जाएगा मैं आपका सामान वापस कर दूंगा। द ओनली रेमेडी टू मॉर्गेज टू रिमेन पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड पे देमसेल्फ आउट, जब आप उसका जो है पेमेंट पूरा कर देंगे तभी आप उसकी इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और जो मॉर्गेजी है उसको पोजीशन में बने रहने के लिए द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड पे देमसेल्फ आउट ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू sue फॉर रिडेम्पशन विद इन 30 ईयर। तो ये वाले केस में भी क्या है कि मॉर्गेजर अगर 30 साल में नहीं छुटा पाए, द मॉर्गेजी बिकम एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो स्यू फ्रॉक्चर में 30 साल का समय है, 30 साल तक अगर वो रिडीम नहीं करा पाए, जैसे कंडीशनल सेल में था ऐसे ही स्यू फ्रॉक्चरी में भी, ठीक है। दो केसों में फोरक्लोजर का मामला आ गया। बैंक का डू नॉट प्रिफर, बैंक नहीं करता भैया, एक तो पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बना पाता है उसकी वो, दूसरा अभी कभी कभी उससे नहीं रिकवर हो रहा तो बहुत लंबा समय हो जाता है रिकवर। अब आया इंग्लिश मॉर्गेज, बहुत अच्छा चीज है इंग्लिश मॉर्गेज। क्या है इसमें, उसने अपने आप को बाइंड तो किया कि सर्टेन डेट में वो कर देगा, सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेज। तो बोला टू रिपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेज बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट। तो क्या बोला कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो बोलता है कि वो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आने वाले समय में उसे वापस करना पड़ेगा अगर वो पैसा दे देता है। क्या बोलते हैं इसमें, इट प्रोवाइड ए पर्सनल कोवेनेंट टू पे। पहली बात इसमें होती है पर्सनल कोवेनेंट डेट नॉट द एब्सोल्यूट ट्रांसफर विद द प्रॉपर्टी, देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द, और इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है, दिखावटी नहीं होता। सच एब्सोल्यूट ट्रांसफर सब्जेक्ट टू प्रोविजन
लेकिन ये जो है रिकन्वेड होता है, अगर मॉर्गेजर आपका पैसा दे दे तो आपको वापस करना पड़ेगा। द मॉर्गेजी कैन sue द मॉर्गेजर फॉर द रिकवरी ऑफ मनी एंड कैन ऑब्टेन ए डिग्री ऑफ सेल। ठीक है, डिग्री ऑफ सेल का मतलब रिकवर मनी करने के लिए उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, स्यू कर सकता है ना कोर्ट में। ठीक है, अब इक्विटेबल मॉर्गेज आएगा। ठीक है, ये जो इंग्लिश मॉर्गेज है, ये जो इंग्लिश मॉर्गेज है और एक था हमारा सिंपल मॉर्गेज। तो इंग्लिश मॉर्गेज में हमारी एक तरह से जो एग्रीकल्चरल मॉर्गेज है वो इंग्लिश मॉर्गेज की तरह होती है। ठीक है, इक्विटेबल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिफॉल्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बोला गया है। ठीक है, अब यहां मैं कुछ ऐसा केस डिस्कस करूंगा जो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, और कई बार आया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर आप तैयार हैं तो यस लिखिए, जिससे आपको ही पता लगे कि कितने लोग इस समय खाली चला के बैठे हैं या कितने लोग। अगर आपको ये सीखना है 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो यस लिखिए जरा। एक दो लोगों ने लिखा बस, 2 लोगों ने लिखा, और जूम वालों ने तो किसी ने नहीं लिखा, उन्हें तो पता ही है, बताएंगे ही। चलो ठीक है, गुड। चलो बताते हैं आपको वो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। और जितने हाउसिंग लोन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके लिए मुझे जो है ब्लैंक पेज चाहिए। चलो या ब्लैंक पेज। चलिए यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, मैं केस लिख रहा हूँ कि कौन कौन से केस में लोन हो सकता है और कौन से केस में लोन नहीं हो सकता। देखो, एक तो होता बैंक, एक होता प्रॉपर्टी, ठीक है, एक होता है ओनर, जॉब कह लो, चलो ओनर का जॉब कह लो। एक होता है प्रॉपर्टी है दिल्ली में, ओनर जॉब करता है पटना में, ठीक है, और बैंक है मुंबई में, और ईएम होता है जयपुर में। ठीक है, आप लोगों को आंसर करना है, क्या ऐसा बैंक लोन दे सकता है? बैंक ये लोन दे सकता है क्या? नंबर 1 केस। नंबर 2 केस, बैंक है स्मॉल विलेज में, ठीक है, प्रॉपर्टी अगेन दिल्ली की है, जॉब वो पटना में करता है, ठीक है, और इक्विटेबल मॉर्गेज पटना में करता है। तीसरा केस, प्रॉपर्टी स्मॉल विलेज में है, सॉरी बैंक जो है स्मॉल विलेज में है, और प्रॉपर्टी भी स्मॉल विलेज की है, जॉब वो अगेन पटना में करता है, क्या वो ईएम दिल्ली में कर सकता है? फोर्थ पॉइंट है, बैंक जो है स्मॉल विलेज में है, प्रॉपर्टी स्मॉल विलेज की है, ठीक है, पटना में जॉब करता है, और वो स्मॉल विलेज में चाहता है। ये केस, ये जो क्वेश्चन है कल 2 नंबर का आने वाला परसों। स्मॉल विलेज में प्रॉपर्टी है, स्मॉल विलेज बैंक है, स्मॉल में प्रॉपर्टी है, पटना में जॉब करता है, और वो दिल्ली में ईएम कराना चाहता है। चलिए आंसर दीजिए आप, आंसर 1 2 3 4। नहीं, आंसर यस नो नहीं है, मैंने 5 केस लिखे हैं, 5 केस में बताना है आपको, 5 केसेस में आंसर देना है। आपको आंसर इन 5 केसेस में देना है।
चलो देखो, एक पॉइंट ध्यान रखो। इस केस में ईएम क्रिएशन जहां हो रहा है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट, ईएम क्रिएशन कहां होगा। दूसरी बात, लैंड, लैंड कैसी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल में से कोई एक। तो पहली बात तो लैंड जो है रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल होनी चाहिए। दूसरी बात, इक्विटेबल मॉर्गेज जहां क्रिएट हो रहा है वो सर्टिफाइड या नोटिफाइड प्लेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नोटिफाइड प्लेस। अब नोटिफाइड प्लेस क्या होता है, नोटिफाइड प्लेस डीएम नोटिफाई करता है डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां इक्विटेबल मॉर्गेज कर सकते हैं, तो उसकी लिस्ट होती है। तो क्या स्मॉल विलेज में ये हो सकता है, देखो ये तो बड़े बड़े शहर हैं, यहां मैंने बोल दिया हो सकता है। ओनर की जॉब, प्रॉपर्टी की लोकेशन, बैंक की लोकेशन कोई फर्क नहीं करता। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल कॉमर्शियल होनी चाहिए, चाहे आइलैंड में हो, किसी द्वीप पर हो, लेकिन उसका स्टेटस रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल होना चाहिए। लोन आप कहीं से लें, ये बैंक लोन वाली ब्रांच है। इक्विटेबल मॉर्गेज कहीं हो सकता है। और ये जो 3 केस लिखे, 4 केस हैं नीचे वाले, इन सब में बैंक छोटी, लेकिन वो यहां पे इक्विटेबल मॉर्गेज करा रही हैं। अगर ये एरिया डीएम से नोटिफाइड है तो यहां मॉर्गेज क्रिएट हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, मैं ये कह दूं कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल है, इट मींस इसके सारे केस ओके हैं। बात समझ में आई, नहीं आई। और स्मॉल विलेज में कब नहीं हो सकती, जब ये नॉट नोटिफाइड एरिया है। और आमतौर पर, सुनिएगा बात को, आमतौर पर जो नोटिफाइड एरिया होते हैं, ये नोटिफाइड एरिया हमारे तहसील पर होते हैं। तो क्या 4th नंबर वाला केस ओके है या नहीं है, आपने जो भी आंसर दिया है मेरे इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होगा। जो भी आप आंसर दे रहे हैं, टाउन सिटी तहसील एक ही बात होती है लगभग। टाउन अधिकतर तहसील में ही होते हैं, कई बार टाउन छोटे भी होते हैं। चलो, आपने जो भी आंसर दिया, एग्जाम का टाइम है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्लैरिफाई कर देता हूं मैं अपने आंसर को, कि सबसे पहली बात है, ऑल 5 प्लेसेस पे हो सकता है, चाहे ये कहीं हो, ये कहीं हो, ये कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन आपकी रेजिडेंशियल कॉमर्शियल होनी चाहिए। और ये भाई बड़े तो हम मान रहे हैं कि नोटिफाइड है, जयपुर, पटना, दिल्ली, और दिल्ली तो है ही नोटिफाइड, लेकिन स्मॉल विलेज भी नोटिफाइड हो सकता है अगर वहां किया हुआ है। और मैं बताऊं, कई जगह ऐसी होती है, एक्सपोर्ट यूनिट होती है, गांव में लगी होती है, मतलब वहां पे ट्रेडर होते हैं, जैसे कालीन का बिजनेस करते हैं लोग, कुछ करते हैं, तो वो लोन लेना चाहते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज कराना चाहते हैं, गांव में बैठे हुए हैं, बैंक गांव में बैठे हैं, बैंक भी गांव में, तो लोन होता है उनका। तो वो स्मॉल विलेज भी कई बार गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देती है, इसका साइज ऑफ पॉपुलेशन से कोई कांटेक्ट नहीं। आंसर होगा कि स्टेट अथॉरिटी ने जो नोटिफाइड एरिया किया है वहां पर इक्विटेबल मॉर्गेज हो सकता है, चाहे जमीन कहीं की है, लोन कहीं पे हो रहा है, बोरोवर कहीं पे बैठा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जानी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, नहीं समझेंगे तो आप रोक करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलो, तो इक्विटेबल मॉर्गेज का आ गया। क्या बोला? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो जो डीएम बोला था, डीएम की जगह यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल स्पेसिफिक बिहाफ ऑफ द, तो वो ऐसा कर सकती है। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है भैया? जिस डॉक्यूमेंट से आपका एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। हेलो, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, एक बैटरी गड़बड़ हो गई है। थोड़ी सी देर में मैं क्लास चालू कर दूंगा। आवाज आ रही है आपको? यस सर। आज बोल ही नहीं है आप लोग। अरे जब 3-4 दिन में पूरा सिलेबस करोगे तो ऐसी बोरियत तो आएगी ही ना। 3-4 दिन। यूट्यूब पे अगर कोई जूम वाला देख रहा है कमेंट कर दो। क्लास इन मिनट विल स्टार्ट अगेन इन अ मिनट। कि जो आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं ना, अगर प्रमोशन के एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर बनाने वाला कैसा बनता है। जितनी जानकारी उसको होगी उतना ही पेपर वो बनाएगा ना। लैपटॉप खुल चुका है। within 20 seconds we will start the class. हेलो,
चलिए, क्लास आ गई है। इंटरप्शन हो गया था बीच में। सर एक बहुत अच्छा आंसर दिया है। राजीव कुमार जी कहाँ चले गए? हमारा बैटरी लैपटॉप का लगाना भूल गया था चार्जिंग में, इसलिए। चलिए, चलिए हम हम लोग लोग इक्विटेबल टेबल मॉर्गेज मॉर्गेज। पढ़ रहे थे। मैंने एक केस डिस्कशन किया था और यूट्यूब में एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया। बच्चा है या बड़ा है? उन्होंने उन्होंने कहा कहा डेटा इनसफिशिएंट। बिल्कुल सही सही आंसर आंसर पकड़ा दिया था उन्होंने कि उसमें उसमें डेटा डेटा इनसफिशिएंट था। हमने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि कि क्या क्या वो वो नोटिफाइड एरिया में है या वो नहीं है। नहीं। ठीक है। इसेंशियल इसेंशियल फीचर में बोला मॉर्गेज मॉर्गेज। कैन बी इफेक्टेड ओनली इन नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सर आवाज इको हो रहा है। ओके, ओके। मुझे समझ में आ गया क्यों हो रहा। अब नहीं हो रहा होगा। उससे मैंने मोबाइल से कनेक्ट हुआ था ना अपने में, इसलिए आ गया था। However, the territorial restriction refers to the place where the title deeds are delivered and not to situation। तो बेसिकली ये जो इलाका है वो जहां पे टाइटल डीड डिलीवर होती है किसको? बैंक। तो टाइटल डीड डिलीवर होना ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू क्रिएट दिस मॉर्गेज देयर मस्ट बी थ्री इंग्रेडिएंट। डेट, पैसा लिया होना चाहिए। डिपॉजिट टाइटल डीड, टाइटल डीड डिपॉजिट भी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंशन दैट टाइटल डीड सेल एक्ट एज ए सिक्योरिटी, यानी उसके साथ एक लेटर कि भैया मैं ये टाइटल डीड आपको दे रहा हूं, ये उस लोन के अगेंस्ट में दे रहा हूं। बैंक कई केस हार गया था पहले कि भैया उसकी इंटेंशन तो प्रूफ ही नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट में सबसे पहला वर्ड होता है इंटेंशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एनामोलस, एनामोलस बोला था अ मॉर्गेज विच इज नॉट सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, स्यूफ्रक्चरी, इंग्लिश मॉर्गेज और ईएम कुछ नहीं है पांचों में से, तो उसको हम एनामोलस बोलते हैं। एनामोलस में क्या फीचर है? तो 58 में जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन है, इट इज नेगेटिवली डिफाइंड एंड शुड नॉट बी एनीवन टू द मॉर्गेज रिसीवर। वो नेगेटिवली डिफाइंड है, मतलब नेगेटिवली डेफिनेशन का मतलब समझे? विच इज नॉट एज अबव, नेगेटिव वर्ड यूज हुआ। एनामोलस वर्ड यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉर्गेज। कई बार टू मॉर्गेज होते हैं, क्या सिंपल और स्यूफ्रक्चरी मिला दिया, स्यूफ्रक्चरी और कंडीशनल सेल मिला दिया, तो दो जब मिल जाती हैं तो वो एक तरह से ही होते हैं। अच्छा, मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज में। तो मेरिट डिमेरिट का यही है कि एक तो क्या है, मेरिट में क्या है, केवल मैक्सिमम क्या होता है 10,000 तक की स्टैम्प ड्यूटी लगती है इसमें। ठीक है, और जल्दी से हो जाती है, जल्दी से पैसा मिल जाता है। ठीक। डीमेरिट में क्या है कि कोर्ट से डिक्री लेना, लेकर ही आप सेल कर सकते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर अब एक जो सरफेस ही आ गया है, उसने आपकी पावर को बढ़ा दिया है। वेयर द बोरोवर इज होल्डिंग द टाइटल डीड इन हिज कैपेसिटी एज ए ट्रस्टी, इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द सेम इज अफेक्टेड, क्लेम द बेनिफिशियरी अंडर। तो अगर ट्रस्ट के नाम कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप कर रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है। द बोरोवर में क्रिएट ए सब्सिक्वेंट लीगल मॉर्गेज, यानी एक मॉर्गेज यहाँ करा दिया, दूसरा कहीं और करा दिया। वैसे तो मुश्किल होता है, लेकिन करा ले तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, मॉर्गेज बाय टाइटल
डीड प्रिवेल्स अगेंस्ट एनी सब्सिक्वेंट मॉर्गेज लेटर। अब देखो सुनो कि अगर आपने डिपॉजिट कर रखी टाइटल डीड और मॉर्गेज कर रखा है, प्रिवेल्स अगेंस्ट एनी सब, तो आगे जो भी दूसरा तीसरा कराएगा उससे अच्छे राइट आपके होंगे, ठीक है। हाउएवर टू अवॉइड सच रिस्क, इक्विटेबल मॉर्गेज शुड बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर द ओपनिंग द, तो ओरिजिनल टाइटल डीड आपको रख लेनी चाहिए। द लॉ ऑफ इंग्लैंड, इन इंग्लैंड डिफरेंट होता है बिटवीन इक्विटेबल मॉर्गेज एंड सिंपल मॉर्गेज। द लेटर प्रिवेल्स इवन दो इट इज अफेक्टेड, तो वो बोलना है कि अगर उसने उसके बाद कोई सिंपल मॉर्गेज करा दी, यानी टाइटल डीड तो आपने रखी हुई है, आपने ईएम किया हुआ, उसने कहीं और जाके कुछ और करा दिया, उसने ईएम नहीं कराया, सिंपल मॉर्गेज करा दी, इसमें देना ही नहीं है वो, तो कहना द लॉ रिगार्डिंग दिस इज एज बिटवीन लॉ एंड इक्विटी, इट लॉ प्रिवेल्स एज बिटवीन इक्विटीज, द प्रायर इन टाइम प्रिवेल्स। वो कहता है कि उस मामले में जो एक लॉ का सिद्धांत है कि इक्विटी का जो सिद्धांत है उस चीज को देखते हुए कि कैसे इसको निपटारा किया गया है, वो जज उसका निपटारा करते हैं, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्गेज और प्लेज में क्या फर्क है? देखो पहली बात तो है मॉर्गेज जो होता है वो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है और प्लेज जो होता है मूवेबल के लिए होता है, ठीक है। प्लेज एक्वायर्स ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, ओनरशिप रिमेन इन द प्लेजर। यहाँ पे क्या है मॉर्गेज में? लीगल ओनरशिप पासिस टू द मॉर्गेज, लीगल ओनरशिप, वो भले ही कागजों में उसके पास है लेकिन एक तरह से मालिक वही समझो, सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज रिडीम द प्रॉपर्टी, और लेकिन उसको मॉर्गेजर वो प्रॉपर्टी को वापस रिडीम करा सकता है। पॉनी हैज स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स प्लेज्ड कैन सेल देम टू, पॉनी का मतलब बैंक, उसको सेल कर सकता है। द मॉर्गेजी एज ए रूल टेक्स डिक्री ऑफ द कोर्ट, उसको कोर्ट से डिक्री लानी पड़ती है। प्लेज वाले में बिना कोर्ट के सेल कर सकता है। पॉनी हैज नो राइट टू फोरक्लोजर, यानी उसका फोरक्लोज करने का मतलब उसका मालिकाना हक खत्म नहीं करवा सकता कभी, लेकिन यहां पर वो करवा सकता है सर्टेन केसेस में। कब? अगर कंडीशनल सेल होती है तो। प्रायोरिटी ऑफ मॉर्गेज, ये भी एक क्वेश्चन आपका आएगा, किसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है? तो वेदर हैज ए बेटर टाइटल हु वाज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसने पहले वो एक्शन लिया, ठीक है। जनरल रिकॉर्ड रिगार्डिंग प्रायोरिटी ऑफ द राइट क्रिएटेड बाय ट्रांसफर बाय पर्सन एट डिफरेंट टाइम और ओवर द सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो डिफरेंट टाइम में सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कराया, तो उसमें बोला ईच लेटर क्रिएटेड राइट इज सब्जेक्ट टू द राइट प्रीवियसली क्रिएटेड। तो यहां पे बोलता है कि जिसने पहले किया है तो बाद वाला करने वाला हमेशा पीछे रहता है, ठीक है। वी में फर्दर सी एज हाउ टू रूल प्रायोरिटीज ऑपरेट। अब इसमें क्या चीज है, देखो कुछ केसेस है इसमें कि किस किस केस में क्या हो रहा। प्रायोरिटी अमंग रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है दोनों चार्ज तो क्या होगा? उसने बोला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन बट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तो यानी कि लोन जब दिया है आपने, यानी दोनों लोगों ने अपने केस वहां रजिस्ट्रेशन कराए, इसको समझ लीजिएगा। एक ने कराया 26/8 को, एक ने कराया 27/8 को, लेकिन लोन इसने दिया है 14 को और इसने दिया है 13 को, तो किसका राइट पहले होगा? एक ने 26 को कराया है, एक ने 27 को कराया, लेकिन लोन जो है एक ने 14 को दिया है, एक ने 13 को दिया है। तो 26 वाले का होगा पहले। देखो इसकी डेट बाद की है लेकिन इसने 26 को करा लिया, इसकी डेट पहले की है, इसने 27 को कराया, तो पहला राइट इस केस में इसका हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों लोग 26 को कराते तो किससे देखा जाता? डेट ऑफ उसमें। अब एक बात और सुनिए कि गवर्नमेंट ने कुछ समय दे रखा 30 दिन का, गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है? 30 दिन का समय दे रखा है। तो अगर 30 दिन का समय दे रखा है और दोनों लोग 30 दिन के अंदर आ रहे हैं तो फिर इसका हो जाएगा। पॉइंट पकड़ पाए आप मेरा? देखो आप ईएम क्रिएट करते हैं
ईएम में तो कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं, तो ईएम में जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसमें तो डेट ऑफ लोन हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कृषि एग्रीकल्चर लोन दे रखा है तो उसमें 30 डे तक आप उसको करा सकते हैं। अब ईएम में रजिस्ट्रेशन वैसा तो नहीं होता, लेकिन अब क्या आ गया ईएम में, सरसई आ गया है। तो सरसई में रजिस्ट्रेशन की डेट जो होती है उससे डील होता है, ठीक है। 30 दिन का समय दे रहे हैं आपको, अगर आप 30 दिन में दोनों लोग करा रहे हैं, चाहे कोई पहले कराए या कोई बाद में कराए, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन वैल्यू वैल्यू करेगी। इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। और अगर 30 दिन सर के बाद करा सरसाई रहे में हैं 30 डेज वाला क्लॉज हटा दिया ना किसमें, सरसाई में रजिस्ट्रेशन का? क्या किया है बताओ जरा। सर पक्का नहीं पता, पूछ रही हूँ मैं, ऐसा सुना था मैंने कि अब फ्री कर दिया, बैंक के ऊपर लाइबल कर दिया कि बैंक देख अगर उसको अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर चाहिए तो इन जल्दी से करा फ्यूचर दे। तो वो करवाए, नहीं तो फिर गए काम पे, ऐसा अच्छा, मैंने सुना मतलब है। आपका कहना ये है कि सरसई के लिए 30 दिन का इंतजार मत करो, अगर आप जल्दी करा लोगे तो फायदे में रहोगे। वो यानी 30 डेज आज का मैं लोन दे क्लॉज, रहा हूँ, ठीक है, मैं नीलोफर आपका पॉइंट समझ गया हूँ। ये जो नीलोफर कह रही है कि 30 डे वाला क्लॉज खत्म कर दिया, तो अब ये कह दिया भैया 2 चीजें हैं कि अब जो ईएम है जो सरसई में करा रहे हैं, तो अब बेहतर होगा कि अगर आपको इक्विटेबल मॉर्गेज में लोन देना है तो पहले तो रजिस्ट्रेशन क्रिएट करो उसका। क्या फायदा होगा, अगर उसने कहीं और ले रखा हो ना मालूम हो जाएगा, क्योंकि पहला आपका हो जाएगा। अब लोन दो आप, मतलब लोन देने के बाद मत कराओ, पहले आप क्या करा लो, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा लो, लेकिन पैसा मत दो उसको, लोन साइन करा लो, इक्विटेबल मॉर्गेज पूरा करा लो, और तब देख लो हाँ भाई इक्विटेबल मॉर्गेज मेरे हाथ में आ गया है और उस पर पहले से कोई चार्ज नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, फिर लोन दे दो। समझ में आई नीलोफर? मतलब आप जैसे ही लोन देते हो तो इससे पहले कि दूसरा आदमी अपना क्रिएट करा ले, आप जल्दी से करा दो। और क्योंकि ये सरसई में रजिस्ट्रेशन कहाँ जाके होता है, कोई बताएगा? सरसई में रजिस्ट्रेशन कहाँ जाके होता है? बोलिए, आंसर करिए। सरसई मैंडेटरी तो कर दिया, लेकिन सरसई का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? सर उसकी साइट पर होता है बस। तो कहीं जाना पड़ता है आपको? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ता सर, साइट पे कराना पड़ता है बस। हाँ, तो वह ऑनलाइन होता है, आप तुरंत कर दो, हाँ ठीक है। जब उस प्रॉपर्टी पे कर दोगे तो बिल्कुल आपका सर। पहला राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया लोन देने से पहले रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लो, ईएम कर लो। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, क्या ईएम लोन से पहले हो सकता है क्या? ये डाउटफुल है सर, ये नहीं हो सकता। हो सकता है। हो सकता है सर, हो आप सकता है। जब तक लोन आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको एग्जांपल हो बताता हूँ, सकता जो है। एग्रीकल्चर के लोन होते हैं ना, एग्रीकल्चर के लोन हाँ वो पहले पहले वो मार्क करवा देता है, उसमें खतौनी में लिखवा के ले आओ कि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए के लिए स्टेट बैंक में रख दी। जब उसके हाथ में वो कागज आता है तभी वो पैसा छोड़ता है, मींस पैसा तो तब। अकाउंट खोल देगा, डॉक्यूमेंट भर हाँ लेगा, लिमिट सैंक्शन कर देगा, लेकिन डिसबर्समेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो लोन वाज मेड, यानी लोन डॉक्यूमेंट करना अलग डेट होती है, लेकिन लोन वाज मेड तब होता है जब उसके खाते में पैसा डेबिट होता है। तो उससे पहले आप ये सारी फॉर्मेलिटी करने का हकदार रखते हैं, ठीक है। और एक बात और, डॉक्यूमेंट में हमेशा ये लिखा था है कि सो मच ऑफ अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन सैंक्शनड ऑन इतने डेट।
डिसबर्स वर्ड का जैसे आमतौर पे यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट आया रजिस्टर, ऊपरऑल तो दोनों रजिस्टर्ड थे, तो जो भैया जल्दी करा ले उसी का फायदा है, ठीक। और अगर एक रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बात करें तो हमेशा रजिस्टर्ड प्रीफर होता है। डील विद द exception to the rule that priority is determined by order of time, where either have been created by statute or owe their origin to ancient rule Hindu law, which requires delivery of possession in the case of secured land. There are also some exceptions recognized by Indian system founded upon the general principle of justice equity. तो ऊपर ही बोलता ना, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जस्टिस इक्विटी से डिसाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है, विच इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एनेक्टमेंट Indian judges are bound to administer, which have been mostly borrowed from English law. तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस केस में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। लिखा अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अलाउ ए रजिस्टर्ड मॉर्गेज प्रायोरिटी ओवर अनरजिस्टर्ड मॉर्गेज, ठीक है। However, it may be noted the prior mortgage by default title deed is not affected by subsequent registered. तो जो टाइटल डीड डिपॉजिट वाली होती है तो उसमें क्या बोलना है कि सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन भी कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विटेबल मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट नहीं होता था। लेकिन अब इस लॉ बना दिया है कि भाई नहीं, अब मस्ट है कि कराना पड़ेगा। लिमिटेड पीरियड ऑफ मॉर्गेज, तो मॉर्गेज की जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए क्या लिमिटेड सूट फाइल करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, तो एक तो 12 साल का, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड फाइलिंग सूट ऑफ सेल मॉर्गेज प्रॉपर्टी 12 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन मनी इज टू बिकम, जिस समय आप केस डालते हैं उसके 12 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी को बेच लें। और फोरक्लोजर के केस में 30 ईयर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाई, यानी पहले दिन से। 2 केस आए, 30 साल का मामला होता है, जिस दिन से मनी दी उस दिन से 30 साल के अंदर इसका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिस दिन से आपने केस डाला उसके 12 साल में, तो आपने देखा होगा हाउसिंग लोन का पीरियड कितना होता है, हाउसिंग लोन का मैक्सिमम पीरियड कितना रखते हैं, 30 इयर्स। 30 ईयर रखने के पीछे भी एक लॉजिक है। स्टाफ वाला ज्यादा होता है ना, हाँ सर 75 वो ज्यादा होता है, नहीं 30 साल का ही रखते हैं सर। 30 का है ना, हाँ, तो 30 का इसका रखते हैं, रीजन, उसका एज आगे बढ़ा दिया 75 तक। अच्छा एज बढ़ा दी है लेकिन 30 तक ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, सीआईबी वालों के लिए क्वेश्चन है। सर रिवर्स मॉर्गेज जो दंपत्ति अपना जिनके बेटे बच्चे लोग उनको रखते नहीं है, वो अपना घर गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, बैंक उनको किस्त देता जाता है घर के लोग, ठीक है चलो ठीक। घर की कीमत। देखो 60 ईयर से ऊपर के जो लोग होते हैं वो अपना हाउस बैंक में मॉर्गेज रख देते हैं और बैंक उनको पैसा देता है, लेकिन रिपेमेंट नहीं करते वो। अगर वो रिपेमेंट नहीं करते हैं तो वो उसकी सेल करके पैसा वसूलता है, ठीक है। और कोई चाहे तो पैसा देके अपना वापस ले सकता है। तो जो ये ओल्ड लोग हैं उनको इनकम का जरिया नहीं है, सारी जिंदगी तो उन्होंने किस्त उतारने में लगा दी, मकान बनाया, अब लास्ट में पेंशन कम मिल रही, खर्चा नहीं हो रहा है, तो उस मकान को वो मॉर्गेज कर लेते हैं और बैंक उनसे कोई किस्त नहीं मांगता, वो देना चाहे दे दे, मांगता नहीं है, ठीक है। और उनकी डेथ पर उसको उस मकान को बैंक कब्जा लेता है और उसको सेल करता है। तो उस कंडीशन में अधिकतर क्या होता है, जो उनके बच्चे होते हैं या तो इस समय पे कहते हैं अरे पिताजी क्यों परेशान हो, मुझसे पैसा ले लो, नई मॉर्गेज कर देते हैं, या बाद में बैंक को दे के छुटवा लेते हैं, या जब उनकी डेथ वगैरह भी हो जाती है उसके बाद भी उसमें जो पैसा देना होता है वो दे दा के फिर अपने नाम करा लेते हैं प्रॉपर्टी। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज, इसमें क्या है, इन्फोर्समेंट का मतलब
कानूनी रूप से लागू कराना। तो उसमें बोला हुआ है इट मे बी नोटेड दैट बैंकर सिक्योर्स मनी एडवांस बाय क्रिएटिंग वन ऑफ द वेरियस। तो उसमें कुछ भी होता है, क्या क्या चीजें हैं। पॉपुलर क्या करते हैं, देखो इंग्लिश मॉर्गेज हो गया, ईएम हो गया, ये ईएम वाला है, और एक सिंपल मॉर्गेज, इन तीन से काम करता है अधिकतर बैंक। ठीक है, तो उसमें अगर उसे इन्फोर्समेंट कराना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सिविल प्रोसीजर कोड में उसको सूट फाइल करना पड़ेगा, और जो कोर्ट है उसको डिक्री देता है, एक फाइनल ऑर्डर देता है कोर्ट, उसको क्या करता है, और वो कहाँ कोर्ट जाएगा, जहां पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएशन है वहां लगेगा केस, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड। अब ये नहीं कि आईसीसी बैंक से लोन ले लिया, दिल्ली रहते हैं, और आईसीसी बैंक ने मॉर्गेज क्रिएट किया चेन्नई, तो आप चेन्नई आना पड़ेगा ना, जमीन जहां की है वहीं पे होगा, क्योंकि वहां का जो कोर्ट है वो जानता है जमीन कैसी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा मॉर्गेज लगभग पूरा हो गया। देखो टाइम मिले तो इनके एमसीक्यू जरूर कर जाना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ और आगे बढ़ना है, तो इसलिए हम और आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सिक्योरिटी चार्जिंग के अलग पार्ट हैं, आज हमने क्या अभी क्या कवर किया, आंसर मुंह से बोलिए, क्या कवर किया। निखिल गोम जी आंसर है 30 डे क्लॉज ओवर, बट क्वेश्चन पेपर 31 दिसंबर 20 तक के अपडेट कर पाएगा, इसलिए हमारा आंसर 30 डे का क्लॉज है, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आई थिंक। हाँ सही बोला उन्होंने कि ये अभी हटा है, बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, खतौनी किस जमीन की मिलती है, अगर किसी जमीन की खतौनी है तो क्या प्रूफ है इसका, मतलब वो क्या बताती है। एग्रीकल्चर है सर। हाँ, वो एग्रीकल्चर लैंड है या थी, तो उस कंडीशन में आपको उस जमीन का क्या कराना पड़ता है, लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज कौन से एक्ट से होता है, कौन ये से सेक्शन से होता है। बोलिए, अरे सबको पता है, अभी नहीं मैं सर, बोलूंगा तो आइडिया कहेंगे नहीं। हाँ जी कहेंगे सब। बताऊं मैं ही? जी। चलो एक बार यूट्यूब वालों तो आंसर देखिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सुनील एक्ट सर। सुनील कुमार जी बोले एटीसी, नहीं। एटीसी में नहीं, ये होता है 143। आप बताओ, सुना था नहीं सुना था, नहीं सुना था। नहीं सर। सेक्शन 143, कन्वर्जन ऑफ लैंड टू रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल, कहते हैं इसकी 143 करा लाओ, उस प्रॉपर्टी की 143 करा लाओ, लैंड यूज चेंज करना बोलते हैं, लैंड यूज चेंज करना। ठीक है, अब चेंज। ऐसा तो नहीं कि किसी किसी के वहां, वैसे तो ये उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में होता है 143, नया 143 है सर। अच्छा पहले एटीसी होता था, पता नहीं, चलो हमने तो 143 सुना है, किसी सेक्शन में डिफाइन है। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छे अच्छे को एक्ट हैं, हो जाएगा, आप लोग पेशेंस से बैठे रहिए बस, कि जो हमने वहां लिखे थे उनमें से कुछ का जिक्र यहाँ है। प्लेज, हाइपोथिकेशन, बैंकर्स लियन, सेट ऑफ, किस किस का जिक्र नहीं है, असाइनमेंट का जिक्र नहीं है। ठीक है, और असाइनमेंट के एप्रोप्रिएशन, दो चीजों का जिक्र नहीं है, बाकी जो है इसमें यहाँ पे, तो प्लेज, हाइपोथिकेशन, बैंकर्स लियन और सेट ऑफ, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेज है जैसे, तो प्लेज और हाइपोथिकेशन की बेसिक डिफरेंस है, प्लेज में चीज आपके कब्जे में रहती है, प्लेज में क्या होता है, हाँ बेलमेंट होती है गुड्स की,
वो गुड्स आपके कब्जे में आएगी तभी प्लेज होता है, ठीक है। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वही जैसे मॉर्गेज में थी, कोई गुड्स होनी चाहिए, उनका बेलमेंट होना चाहिए यानी गिरवी रखना, डिलीवरी होनी चाहिए, और वो जो गुड्स है वो बिहाफ ऑफ द डेटर है, यानी इसको डेटर या गारंटर दोनों की गुड्स हो सकती हैं। किसी लोन के अगेंस्ट में किसी और के सामान को भी गिरवी रखा जा सकता है। और बेलमेंट जो है वो सिक्योरिटी के लिए होनी चाहिए, किसी कर्जे की वापसी की प्रॉमिस होना, ठीक है। अब यहां पे देखो, द गुड्स आर बेल्ड उसको बोलते हैं पॉनर, और बैंक को बोलते हैं यहाँ पे पॉनी, ठीक है। बैंक को क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉनी बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए, लीगल इम्प्लीकेशन प्लेज के। लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, ओनरशिप हमेशा पॉनर के पास रहती है। पॉनर कौन है, जो बोरोवर है, ओनर, ठीक है। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है यानी उसका हित, वो बैंक को ट्रांसफर कर देता है जब तक के लिए, जब तक उसका पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, प्लेज इज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये समझ लो, इसमें तो एक्चुअल तो समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में होता है पेपर आपने दे दिया। अब पेपर काहे का, वेयर हाउस का। वेयर हाउस में कोई पेपर रखा, कोई गोडाउन्स में रखा हुआ है, तो गोडाउन वाला जो पेपर दे रहा है कि भैया ये सामान आपका यहाँ रखा हुआ है और मैं आपके कहने पर ही दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा, तो वो कंडीशन हमारी होती है किसकी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या बोला उसने, ऑल सॉरी नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था, अभी फिर दोबारा बता दिया आपको। अच्छा, गुड्स कैसे डिलीवर हो सकती हैं, देखो सुनो, या तो गोडाउन की दे दो आप, ठीक है, या जैसे भी बात करी थी कि पब्लिक वेयर हाउस में रखी है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम जाओ जब भी मेरे नाम से जाना, वो सामान रखा हुआ आप उठाते रहना वहां से, ठीक है। और या टाइटल ऑफ गुड्स दे दिया आपने, जैसे रेलवे रिसीट और बिल ऑफ लेडिंग होते हैं, तो उसमें बोला था जिसके पास कागज है उसको सामान मिल जाएगा। तीसरा, पोजीशन तो पॉनर के पास है, लेकिन उसने एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि ये जो सामान ये रखा हुआ ये आपका है, ठीक है। एक एटॉर्नमेंट टाइप का हो गया। यहां बोला डिलीवरी में भी फिजिकल व्हेन द गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर, और सिंबॉलिक व्हेन द हैंड की जब एक तो सामान अपने कब्जे में रख लो, या की रखना भी एक तरह से सिंबॉलिक है और इसी में आता है, ठीक है। यहां एक बात बोली है, द डिलीवरी नीड टू बी साइमल्टेनियस विद लैंडिंग ऑफ मनी, यानी एक तरफ से पैसा दो और एक दूसरी तरफ से सामान रख लो। प्लेज जो है एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए होता है, इसीलिए एनिमल्स को क्या करते हैं, बोलो, बहुत अच्छा पॉइंट है। अरे बोलो भाई, नींद आ गई तुम्हें लग रहा। नींद तो नहीं आई सर, जवाब पता नहीं है। सोचो सोचो, डिस्कस करो। हाइपोथिकेशन होता है शायद सर। नहीं वो तो मुझे पता है लेकिन वो प्लेज क्यों नहीं कर लेता, उसको देना होगा ना, उसके सर उसको उसमें होना चाहिए, रखेगा, उसके अधिकार प्लेस करेगा तो उसको चाहिए। रखेगा कहाँ पे सर। अरे नहीं वो तो नहीं है, वो तो ब्रांच मेयर के घर में रख लेंगे क्या हुआ। सर किसी भैंस को ब्रांच में अरे दूध नहीं मिल रहा आजकल बाजार में, प्योर दूध पिएगा ब्रांच में। चलो यहाँ देखो, इसने बोला एग्जिस्टिंग गुड्स, जो एनिमल होता है या जो क्रॉप होती है उसमें फ्यूचर में भी बहुत कुछ होता है। देखो, एक मशीन आप रखते हो प्लेज,
ठीक है। तो मशीन अगर आप प्लेज रख रहे हो और अपनी तिजोरी में रख ले रहे हो तो 10 साल बाद भी निकालोगे तो वही मशीन निकलेगी, बल्कि और खराब और हो जाएगी। लेकिन एनिमल या क्रॉप रखते हो तो पता लगा छोटा सा पेड़ हाइपोथिकेट किया था और 2 साल में वो 10,000 का हो गया पेड़। तो फ्यूचर गुड्स हो गई, उससे फल आ रहे हैं, गाय बच्चे दे रही है। तो इसीलिए जो लाइव स्टॉक होता है ना वो कभी भी प्लेज नहीं होता है। इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक और इसको बोलते हैं डेड स्टॉक। डेड स्टॉक। अब कोई मुझे आंसर करे, क्या डेड स्टॉक जो होता है वो हाइपोथिकेशन हो सकता है? आमतौर पर जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है या व्हीकल्स हैं, उस पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन होता है उस पे, मूवेबल गुड्स में, क्योंकि वो तो आपकी कस्टडी में है ही नहीं, दूसरे की कस्टडी में। और अगर कोई मशीन ऐसी है कि उसके यूज की नहीं आ रही है लेकिन वो मशीन कॉस्टली है, वो प्लेज करना चाह रहा है और आपके वहां वो मशीन रखने की जगह भी है, आपको पता है इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, तो ऐसी चीजों को आप प्लेज भी कर सकते हैं जब अपनी कस्टडी में ले लेंगे। हाइपोथिकेशन में कोई भी चीज कस्टडी में ली नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है एग्जिस्टिंग गुड, यानी जो दिख रही है वही चीज प्लेज हो सकती है। पोजीशन ऑफ गुड्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर पोजीशन नहीं है तो प्लेज हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। लेकिन वो रिलीज कर सकता है गुड्स को ट्रस्ट लेटर देके। हमने बोला था एक बार पिछले कल की क्लास में ही बोला था कि ट्रस्ट लेटर देके बोरोवर अपने सामान को ले सकता है, लेकिन इस शर्त पे कि मैं इसको सेल करके आपको पैसा दूंगा, ठीक है। इसी को हम ट्रस्ट रिसीट बोलते हैं। और आगे आ जाइए। एग्रीमेंट ऑफ प्लेज मे बी इम्प्लाइड बाय नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। हाउएवर एन एग्रीमेंट इन राइटिंग क्लियरली ले डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन लीव्स नो। तो उसने बोला कभी कभी प्लेज क्या होती है, इम्प्लाइड होती है, यानी अंडरस्टूड होती है बिना किसी पेपर के। तो अगर वो राइटिंग में किया जाए तो वो नो एम्बिग्यूटी, यानी उसमें फिर कोई डाउट नहीं है, तो राइटिंग वाली ठीक होती है। लेकिन वो ओरल भी वैसी बिना राइटिंग के। कौन प्लेज कर सकता है? जो ओनर है गुड का। मर्केंटाइल एजेंट जो उस सामान को शिफ्टिंग करने के लिए यूज करता है वो भी प्लेज कर सकता है बीच में, ठीक है। पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिसाइंड एट द टाइम ऑफ प्लेज। तो यहां पे क्या बोला कि कोई ऐसा बंदा, पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंड एट द टाइम ऑफ प्लेज, यानी कोई ऐसा गुड्स उसने रखा हुआ है जो प्लेज करते समय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मतलब जिस समय उसने प्लेज किया था उस समय तो वो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने ऐसे काम को बैन कर दिया तो फिर वो उसको बोला हैज नॉट बीन रिसाइंड एट द टाइम, यानी जिस समय उसने प्लेज किया था उस समय वो वैलिड था लेकिन बाद में वॉइडेबल हो गया तो उसको कर सकता है, तब कर सकता है। फ्यूचर में अगर होगा तो अलग बात है। सेलर ऑफ द गुड्स who continue in possession of goods after sale can create valid pledge. Pawnee must act in a good faith without notice of the previous sale. तो वो जो सेलर है आफ्टर सेल वो भी जो है सेलर उस सामान को रख सकता है, लेकिन वो ये बताएगा कि ये जो है जो उसको लिया गया सामान उसको अभी उसको देना नहीं है, सेल तो कर दिया लेकिन देना नहीं है। पानी के राइट ये हमने अभी वहां भी पढ़े थे, पीछे पढ़े थे तो पानी के राइट जब हम वो पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो वही है सारे। राइट ऑफ रिटेनर कि वो तब तक रख सकता है जब तक उसके पूरे एक्सपेंसेस ना ले लिए जाएं। ये पौनी का मतलब बैंक है, हाँ ठीक है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दे सकता है। नो राइट टू रिटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर, किसी दूसरे कर्जे के लिए नहीं रख सकता हो, जिस कर्जे के लिए बोला गया उसके लिए। राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, पॉनी हैज सेम रेमेडीज अगेंस्ट थर्ड पार्टी एज द ओनर हिमसेल्फ, उसके पास थर्ड पार्टी से भी वो पैसा लेने का अधिकार होता है जैसा कि उसको खुद का पैसा। पॉनी राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन, तो उसको भाई पेमेंट नहीं करोगे तो वो स्यू कर सकता है, वो कोलेटरल सिक्योरिटी को उसको रिटेन कर सकता है और उसको सेल कर सकता है। अच्छा, वेयर टू नोटिस मस्ट बी गिवन, मतलब बेचने से पहले क्या दो नोटिस देने जरूरी हैं? तो इसने बोला इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच नोटिस मस्ट बी प्रोसीडेड अगेन। तो लेकिन फिर भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस में क्या करते हैं, दो नोटिस दे देते हैं जिससे कल को कोर्ट में जाके हमें तो बताया नहीं, मेरा सामान बेच दिया। ड्यूटी ऑफ पॉनर, यानी बोरोवर की क्या ड्यूटी है भैया, वो उस सामान से होने नुकसान, उसके एक्स्ट्रा केयर के बारे में बताएगा, पेरिसेबल तो नहीं है, उसका केयर टेकिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें बताएगा उसमें, ठीक है। और द प्लेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स डिलीवर एंड अपॉन ऑल डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स डिपॉजिटेड बाय द, तो वो क्या करेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यूजुअली कवर्ड कर उस डॉक्यूमेंट में कवर्ड कराएगा, भाई ये बातें हैं, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। द लेटर स्टिपुलेट्स दैट इट विल कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी विदाउट द, तो वो प्लेज वाली चीजों में वो कहता है लिखवा लेंगे आपसे कि भैया क्लेटन जो केस है वो यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, आप इसको एंजॉय करिए और मेरा पैसा लेते रहिएगा। बाकी जो जनरल कंडीशन है उसको मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एडवांटेज सिंपल है कि गुड्स आपकी कस्टडी में आ जाते हैं, उसको बेचना जो है बड़ा मुश्किल होता है फिर, ठीक है। फॉर्मेलिटी बहुत सिंपलर होती है प्लेज में, खाली एक एग्रीमेंट कर लिया, आपके क्लोज सुपरविजन में रहता है सामान, और गुड्स अगर खो जाए तो बैंकर कैन रिकवर द, बैंकर उसकी इंश्योरेंस करा के रखता है। प्रिकॉशन क्या टोकन टेकन करनी है आपको, ऑनर असली मालिक है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कंप्लीट, पूरी जो उसमें क्लॉजेस वगैरह पूरे रखने हैं उसमें। फुल एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑल, मतलब बैंक को उसको कंट्रोल पूरा अपना रखना है, ऐसा नहीं कि किसी से कहने पे उसे वहां परमिशन मिल रही है। और गोडाउन पे अपना एक साइन बोर्ड लगा देना है कि ये प्रॉपर्टी हमारी हाइपोथेकेट है, कोई और खरीदे ना इसको, ठीक है। रीजनेबल केयर लेनी है आपको, कुछ नहीं। ये वाला देखो, सुप्रीम कोर्ट के कुछ कुछ डिसीजन है, उसमें क्या है, वैलिड प्लेज कैन बी क्रिएटेड बाय इंडोर्समेंट ऑफ द, रेलवे रिसीट के पीछे इंडोर्समेंट से भी प्लेज कर सकते हैं। एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट नेसेसरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी इज सफिशिएंट, तो जैसे मैंने बोला था गोदाम पे सामान रखा हुआ तो उससे भी हो सकती है। इंडोर्सिंग द रेलवे रिसीट ए फर्म क्रिएट ए वैलिड प्लेज इन द बैंक फेवर, वो हो सकता है। प्लेज गिविंग बाय बीइंग बेलमेंट ऑफ गुड द बैंक प्लेजर विल हैव ऑल राइट द ओनर ऑफ गुड, तो बैंक को पूरे राइट आ जाते हैं वहां पे। द बैंक इज एंटाइटल टू रिकवर वैल्यू ऑफ द गुड्स फ्रॉम द रेलवे एज ए प्लेज, रेलवे से ले सकता है कि भाई इसने मेरा पैसा देना है, आप मुझे दे दो इसको। इसमें केस है, इस वाले में देखो, मैं इसके आंसर वो पढ़ दे रहा हूँ, क्रक्स ना, केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर एनालाइजिंग द फैक्ट दैट द केस रेंडर जजमेंट पॉनी एंटाइटल टू रिटेन द गुड्स, तो इसमें क्या है, जो पॉनी है उसको एंटाइटल का है कि भैया वो जो है उस मनी को रखने के लिए सूट फाइल कर सकता है, उन सामान को रख सकता है अपना, ठीक है। और जब वो पैसा वापस कर देगा तो कैन बी काउंटरनाउंस्ड, मतलब काउंटेनेंस्ड, तो वो तभी वापस हो सकता है जब ऑनर जो है पूरा पैसा वापस कर, तभी उसके राइट खत्म होते हैं। पौनी के राइट को गवर्नमेंट नहीं हथिया सकती, मतलब गवर्नमेंट उसके तो, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल पे द अमाउंट ड्यू टू द, जो बैंक को पैसा है उसको देना पड़ेगा। चलो अब आ गया हाइपोथिकेशन, तो हाइपोथिकेशन पता लग गया कि सरफेसी एक्ट में डिफाइन है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आमतौर पर लगता है, ठीक है। और इसमें ओनर ऑफ गुड
सिक्योरिटी जो है मतलब उसको नहीं देता, पोजीशन नहीं देता है, ना तो उसको ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी को, ना उसका पोजीशन देता है। हाइपोथिकेशन डिफर फ्रॉम मॉर्गेज टू रेस्पेक्ट। पहली बात तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, और दूसरा मॉर्गेज देयर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर करा जाता है क्रेडिटर को। बट इन हाइपोथेसिस देयर इज ओनली ऑब्लिगेशन टू रिपे, कि भैया हमें बस आपका पैसा देना है, हम क्या इस गुड से या मशीन से कमा रहे, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा दे देंगे हम बस। फैसिलिटी लिमिटेड तो ये हर एक को नहीं दिया था, क्योंकि हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि भैया आप कह रहे हैं मेरे पास रखा हुआ, उड़ा के भाग गया हो, तो जानकार लोगों को कहते हैं, ठीक है। और जो कंपनियों के मामले में उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करा लेते हैं कि भैया इसने जो है हमसे इतने रुपए का लोन ले रखा है, ऐसी मॉर्गेज भी वहां नोट कराते हैं। कोई काम चल रहा है, उसमें कुछ गुड्स लगे हुए हैं, तो ऐसे कामों में हाइपोथिकेशन करते हैं। और जिसमें कांस्टेंट हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्री में, तो उसमें भी प्लेज वो हाइपोथिकेशन करते हैं, क्योंकि उसको लेते नहीं है फिर। द चार्ज इज ऑल्सो कन्वीनियंट वेयर लैंडिंग इज टू बी डन अगेंस्ट गुड शॉप शोरूम रिक्वायर टू डे, जिसमें डे टू डे बिजनेस में होता है। ड्रॉबैक क्या है भैया, आप तो सोचे हुए रखे हुए हैं, क्रेडिटर्स के कंट्रोल में होती नहीं है ये, तो वो बिक सकती है। बोरोवर उसको रियलाइज करके अपने मजे मार सकता है, ठीक है। बोरोवर में हाइपोथिकेट सेम स्टॉक विद मोर, एक ही उसमें दो दो बैंक से ले लिया उन्होंने। द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज डिफिकल्ट, प्रोलॉन्ग एंड कॉस्टली अफेयर। कुछ नहीं है, प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन वही है कि भैया वो रखना है कि ध्यान रखना है कि सामान को उड़ा के ले जाए। देखो, द चार्ज by way of hypothetical must be registered within 30 day of the creation, further 300 day of payment होगी। ये किसमें? कंपनी एक्ट में। अगर आप कंपनी को लोन दे रहे हैं तो वो 30 दिन के अंदर वहां क्रिएट कराएंगे, 300 दिन तो एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। डीड ऑफ हाइपोथिकेशन। अब हाइपोथेटिकल से मतलब क्या, जिसमें लिखा जाता है कि आपको ये लोन दिया है, भैंस के लिए 4 भैंसे हैं, इसको हम हाइपोथिकेट कर रहे हैं, सब कुछ लिखा जाता है उसमें, उसको हाइपोथिकेशन डीड बोलते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड होना चाहिए कि कौन कौन सा सामान, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। अच्छा, कई सारे जो हाइपोथिकेशन होते हैं वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास होते हैं, गाड़ियों वगैरह का, ठीक है। द बोरोवर whenever required the bank must give full particular of all his asset and the hypothetical good, he must all time allow the bank, तो उसे हमेशा बैंक को अलाउ करना, जब भी आके आप हमारा रिकॉर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट होता है ना, उस केस में। The borrower undertake to insure the goods against risk against specified by the banker at his cost. Borrower कहता है जो भी मेरे को किराया टैक्सेस पेमेंट करने पड़ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इन विच हाइपोथेटिकल गुड्स आर केप्ट। तो जहां पे मतलब आप कहीं भी देख रहे हैं जनरल स्टोर की दुकान कोई लेता है या ऑटो स्पेयर पार्ट्स की, तो किसी से दुकान किराए पे लेके अपना सामान रख देता है, तो आपको उससे एग्रीमेंट लेना पड़ता है कि भाई ये जो सामान रखा हुआ है ये बैंक का है, उसको किराए विराए के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं करेगा वो। चलो, बैंकर्स लियन आपको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, देखो फिर अगेन। और ये बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। तो प्लेज वाले जो केस में होते हैं, कल क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि लियन के केस में क्या होगा, तो लियन के केस में जो प्लेज वाले होते हैं, और किसका? पॉनी और पॉनर। तो बैंक क्या है? पॉनी, और वो क्या है? पॉनर। सेट ऑफ में क्या होता है? जब क्रेडिटर को कुछ उसके जो अकाउंट में है उसके अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को एडजस्ट करना होता है। देखो, डेटर, राइट ऑफ डेटर टू टेक इनटू अकाउंट और डेट ओइंग टू हिम बाय क्रेडिटर व्हेन क्लेमिंग अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द क्रेडिटर इन केस द केस ऑफ द बैंकर। बैंकर के केस में क्या है कि भैया उसका कुछ डिपॉजिट है, बैलेंस है कस्टमर के अकाउंट में, और उधर ही उसकी आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट में, उसको भी एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। चलो, ये भी हो गया पूरा।
तो अभी इसमें जो है हमारा कौन सी यूनिट थी है, शायद एक यूनिट और बचती है इसमें, वो हम देखते हैं। एक मिनट, कौन सी है उसमें रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ जरा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, ट्रस्ट रिसीट पूछी गई हुई ना, सिंपल। आप लोग बता सकते हैं क्या उसके बाद भी कोई इसमें सिक्योरिटी वाले में टॉपिक रहता है? सिक्योरिटी वाले में आप लोग बुक में बताना 18 नंबर टॉपिक क्या है। 18 नंबर टॉपिक देख के बताइए क्या है। सर यही वाला इसका सेकंड पार्ट किया ना, लॉ रिलेटिंग टू अच्छा हाँ, और 19 क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। अच्छा, रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। एक मिनट इसको लेते हैं जरा, इसको भी खत्म कर देते हैं ना, फिर क्यों पेंडिंग रखे। जाइएगा नहीं अभी, टॉपिक को देख लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक शायद नहीं होगा ये, देखना पड़ेगा मुझे। अगर छोटा होगा तो अभी ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर पेंडिंग में रखेंगे। चलो इसमें कोशिश करता हूँ, मैं इसको करा देता हूँ ना। थोड़ा सा लंबा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करके करा देता हूँ मैं। लीगल की तो यही एक खास बात है, जितना ज़्यादा करके जाओगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि फैक्ट आपको पता रहेंगे ना। जितने फैक्ट आपको पता रहेंगे वो रहेगा। ये यूनिट नंबर गड़बड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सीधे आ जाइए कि चार्ज क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द। ये जिसके पास बुक है इसमें देख के बताओ, सरसई वाला क्लॉज आ रखा आपकी बुक में? सरसई वाला क्लॉज आपकी बुक में आ रखा है, वो जो 30 दिन वाला जो अब कैंसिल हुआ है? चलो तब तक देखो, मैं बता शुरू करता हूँ। चार्जेस का मतलब तो सिंपल सा यही है कि भाई अगर आप कोई सिक्योरिटी को अपने पास रख रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेट, मतलब अपने डेट को सिक्योर करने के लिए अगर कोई आप सिक्योरिटी रख रहे हैं, तो उसको रखने का तरीका क्या होता है? Charge is used to mean any form of security debt unless the word is used to otherwise. We have seen in the earlier chapter that a banker accept different type of security to secure a loan. तो वो अलग अलग उसमें बोला गया है, ठीक है। कंपनी एक्ट में भी कुछ डेफिनेशन दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसने बोला इट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस। तो इसमें कि अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मीन्स आरओसी के साथ रजिस्ट्रेशन क्या है? अगर वो डिबेंचर को सिक्योर करना चाहती है, डिबेंचर इशू करती है ना, तो डिबेंचर को अपनी प्रॉपर्टी के, मतलब अपनी प्रॉपर्टी जो बैंक के उसके एसेट होते हैं, कंपनी के कैपिटल होती है, उसको
चार्ज क्रिएट कराती है। अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी है, यानी जो आपने देनी है किसी को तो उसके अगेंस्ट में चार्ज है, जब भी देना होगा तो देंगे, नहीं दे पाएंगे तो प्रॉपर्टी चार्ज हो जाएगी। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर सिचुएटेड एनी इंटरेस्ट देयर इन, यानी कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका यानी ईएम करा रहे हैं। एनी बुक ऑफ डेट, यानी जो बुक डेट को कहीं क्रिएट कर रहे हैं आप, प्लेज कर रहे हैं तो बताएंगे आप। और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो प्लेज नहीं है यानी हाइपोथिकेशन को भी बताएंगे, ठीक है। अब फ्लोटिंग चार्ज ऑन अ टिक, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कोई रॉ मटेरियल है, हमने कहा ये जो यहाँ रॉ मटेरियल रखा हुआ है इसको हमने हाइपोथिकेट कर लिया, लेकिन अब वो रॉ मटेरियल हट गया, दूसरा आ गया, फिर अगला आ गया, तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। चार्ज ऑन कॉल्स मेड बट नॉट पेड, कुछ पैसा देना था वो नहीं दिया तो उस पर कोई चार्ज क्रिएट हो रखा। चार्ज ऑन ए शिप और एनी शेयर इन द शिप, तो कहने का मतलब अब ये चार्ज ऑन गुडविल भी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पेटेंट पर लाइसेंस, यानी आपने इस चीज को भी गिरवी रख दिया कहीं पे, इंटेंजिबल एसेट को गिरवी रखा हुआ है, उस पे चार्ज क्रिएट करा रखा है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चार्ज क्रिएट कराएंगे तो कंपनी को वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब एक फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में देख लो। फिक्स चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई है तो उसमें फिक्स चार्ज होगा, और जहां पर वो प्रॉपर्टी जनरल नॉट स्पेसिफिक है, दैट फ्लोट ओवर ए प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, मतलब अभी ये प्रॉपर्टी हट गई दूसरी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था उस तरह से। इट डज नॉट फास्टन ऑन एंड अटैच एनी प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती। उसने कहा जो यहाँ गोडाउन में ये रखा है, लकड़ियां रखी हैं, कोई पहचान नहीं है उसकी, वो हटा के दूसरी आ गई, ठीक है। दैट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट टू कंपनी फ्रॉम असाइनिंग द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज थर्ड पर्सन वेयर बाई द वे ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी, तो ये कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए नहीं रोकती जहां पर उस कंपनी को उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए परमिशन होती है, मतलब सेल करके दूसरा ले आती है वहां पे। इट हैपनिंग इन द इवेंट ऑफ द कंटिजेंसी, कभी कभी कंटिजेंसी में क्रिस्टलाइज और फिक्स चार्ज करती है तो उसको फ्लोटिंग चार्ज। व्हेन फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स और क्रिस्टलाइज, देखो सुनो इस बात को, कई बार क्या होता है आखिरी में जो सामान बचा अब उसे बेचना वगैरह नहीं है तो वही फिर फिक्स चार्ज होता है उस पर। इसमें है power of the company to dispose of asset charge. A floating charge may also crystallize on the happening of an event of specified creating a charge deed. किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, मतलब अब उसे बदलना नहीं, अब तो ये फिक्स हो गई है तो उसमें क्या फिक्स चार्ज। इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स एंड क्रिस्टल, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, व्हेन फ्लोटिंग बिकम द फिक्स इट कॉन्स्टिट्यूट ए चार्ज अपॉन ऑल प्रॉपर्टी और एसेट देन बिलोंगिंग टू द कंपनी, तो पूरा जो है मतलब जो भी अब है वो सब चार्ज हो गया। इट हैज ए प्रायोरिटी और सब्सिक्वेंट, अब उसके बाद कोई भी इक्विटेबल मॉर्गेज वगैरह होगा, इक्विटेबल चार्ज होंगे तो उस पर पहला राइट इसका हो जाएगा फिक्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कैसे वो करते हैं, तो उसमें कंपनी एक्ट में बोला हुआ है 77 में, द टाइम लिमिट फॉर 30 days और विच कैन बी एक्सटेंडेड बाई द 300 days, ये हमने पहले पढ़ लिया था कि 30 दिन में कराना, 300 दिन तक आपको करना होगा, ठीक है। और इसमें एक कोई वो दिया हुआ फॉर्म टाइप के दिए हुए हैं, फॉर्म चार्जेस 1 to 4। अच्छा जरा आप लोग आंसर दीजिए, मैंने लास्ट क्लास में सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस क्या होता है, बोलिए सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस क्या होता है। चार्जेस क्रिएट होता है, मॉडिफाई होता है, जिन्होंने लास्ट क्लास ली होगी वही बता पाएंगे सेटिस्फेक्शन क्या होता है। क्रिएट लगाना, मॉडिफाई पता ही है, सेटिस्फाई का मतलब कैंसिल करना, चार्ज कैंसिल करना, पैसा दे दिया अब हो गया काम भैया। एवरी इंस्ट्रूमेंट की कॉपी वो क्या है, रजिस्ट्रार को वेरीफाई और सर्टिफाइड कराना, और जो फीस होती है वो देनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग बना दी है आजकल आरओसी की, जो आरओसी किसी का भी गिरवी है तो वो करेगी।
नॉन रजिस्ट्रेशन 78 में बोला गया है, क्या बोलता है, फेल टू रजिस्टर सच चार्जेस विद इन द पीरियड। तो उसमें क्या है, एक तो उसे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विद द रेलिवेंट चार्ज क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट सच एक्सप्रेशन मेड प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड एंड टाइम मैनर। तो अगर नहीं कराते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसको करने के लिए। और नॉन रजिस्ट्रेशन चार्जेस वुड नॉट वैलिड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड एनी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, अगर कोई लिक्विडेटर वगैरह है उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो फिर वैलिड नहीं रहेगा उस केस में, क्योंकि वो फिर एक तरह से चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ। ये बोलता है it has been held by the various cases by the court that non-registration charge under इतना इतना would not render the security invalid automatically. The only constitutional non-registration is the charge would not be valid against the liquidator and other creditor of the company in the event of binding up के केस में जिसने चार्ज रजिस्टर नहीं करा उसको नुकसान हो सकता है, अदरवाइज उसकी लाइबिलिटी तो कंपनी की बनती है अगर कंपनी जिंदा है तो। ये 77 to 81 इसमें सेक्शन बता रखे, चार्ज का मतलब समझाया, चार्ज को क्रिएट करने के लिए आदेश दिया हुआ है। 77(2) में क्या हुआ कि रजिस्ट्रार एक आपको सर्टिफिकेट देगा। 77 में क्या हुआ, अगर आप 78 में नहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपनी चार्ज इज प्रेस्क्राइब्ड मैनर विद इन ए पीरियड ऑफ 14 days आफ्टर गिविंग द कंपनी नोटिस, गिविंग द कंपनी एंड नोटिस इन दिस रिगार्ड। तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अपने वहाँ एक रजिस्टर रखता है जिसमें सारे चार्जेस के बारे में होता है, तभी तो आपको पता लग पाएगा। सर्च तो वहीं से रिपोर्ट आएगी कि कंपनी ने रखा है। 30 दिनों के अंदर कर लेना है, नहीं करेंगे बाद में करना चाहेंगे 14 दिनों का नोटिस देना है। तो वाई द चार्ज सेट चार्ज सेल नॉट सेटिस्फाई, तो कई बार ऐसा होता है कि the section provide the company shall intimate the registrar of any payment satisfaction and full of। अच्छा, कंपनी, ये वाला दूसरा केस है, कंपनी ने अगर पैसा दे दिया तो कंपनी को बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर कि भैया हमने पैसा दे दिया, हमारा चार्ज हटा दो। अगर वो नहीं उतने दिन में बताती है तो फिर उस केस में बोला हुआ है वो चार्ज होल्डर को एक नोटिस भेजेगी जिसमें 14 दिन का समय देगी, तो 14 दिन के समय के बाद ही वो हटेगा। फिर इन केस नो कॉज सोन रजिस्ट्रार में ऑर्डर मेमोरेंडम। तो ये बात समझ में आई, इस बात को समझ लो 82 वाले को, कि अगर कंपनी अपना चार्ज कैंसिल नहीं करा रही है, देखो चार्ज क्रिएट करता है लोन देने वाला, अब कंपनी ने पैसा दे दिया तो कंपनी को चार्ज हटाना पड़ेगा। अगर कंपनी 30 दिन में नहीं हटा रही है, उसके बाद हटा रही है, उस कंडीशन में जो कंपनी वाला वो है आरओसी उस बोरोवर को या और लोगों को नोटिस करेगी कि भैया 14 दिन का नोटिस है, अगर आपने कोई लोन दे रखा है तो देख लो, नहीं तो मैं इसका चार्ज कैंसिल कर रही हूँ, और वो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन इशू कर सकती है। 83 में क्या है, अंडर दिस सेक्शन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दैट ऑन एविडेंस बीइंग गिवन टू द सेक्शन that the debt which charge was given have been paid। तो इसके 83 में क्या कर सकती है वो, सेटिस्फेक्शन का मतलब है कैंसिल करना, यानी पेमेंट हो गया वो हो गया। द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कई बार क्या होता है कि पूरी प्रॉपर्टी ना करके हाफ प्रॉपर्टी भी रिलीज करा लेती है, तो वो 83 में है। 84 में बोला हुआ है अगर कोई रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट होता है देन सच पर्सन शैल गिव ए नोटिस, उसे कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा कि भैया मेरे को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है इसका। द सेक्शन रिक्वायर्स कंपनी शैल मेंटेन द रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्टर, तो उसने कहा कि भैया कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ेगा, ठीक है, और रजिस्टर ऑफ चार्ज रखना पड़ेगा रजिस्टर ऑफिस में, वो सीए वगैरह से वो कराना पड़ेगा ऑडिट। द सेक्शन प्रोवाइड दैट द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ अपोजिट प्रोविजन शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन। तो अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो 1 लाख से कम नहीं होगा फाइन, लेकिन वो 10 लाख तक हो सकता है और 6 महीने की सजा
भी हो सकती है इसमें, ठीक है। द सेक्शन प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द टाइम, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो है, वो कभी भी कुछ सेक्शन इसमें वो नई कंडीशन डाल सकते। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे तो हमारा आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से 5-6 मार्क्स आने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बस क्वेश्चन तो आएंगे 5-6 मार्क्स के, लेकिन आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, गलत करेंगे, ये आप पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू यूट्यूब वालों, सभी को थैंक यू वेरी मच। आप लोग नहीं बने होते तो हम लोग नहीं क्लास ले पाते। कुछ पूछना है तो पूछो जरा। रिगार्डिंग टेनोर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, निखिल गोमती, देखो इसके लिए तो 4 साल का लिखा हुआ आ रहा है DRAT वाले के लिए, लेकिन प्रिजाइडिंग के लिए 5 साल ही आ रहा है, कहीं 4 साल नहीं लिखा। DRAT के लिए 4 साल आ रहा है, जो मैं भी देख पाया था उसमें DRAT वाले के लिए 4 साल और 70 ईयर है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन का मतलब सब बढ़िया बताया सबने। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, कल लंबी क्लास कर लेंगे, जितने भी टॉपिक ज़्यादा हो पाए कल कर लेंगे, कुछ फिर परसों कर लेंगे, क्योंकि मॉड्यूल D शुरू हो गया ना हमारा।